व्यासपीठ पर उपस्थित हैं सनातन संस्था के साधक श्री विक्रम भावे जी। इनके संदर्भ में भी हम समझ कर लेते हैं। आप हिंदू विधिज्ञ परिषद के मुंबई कार्यालय में आईटीआई एक्टिविस्ट के रूप में राष्ट्र एवं धर्म सेवा कर रहे थे। सीबीआई ने डॉक्टर दाभोलकर हत्याकांड में अधिवक्ता पुनाळेकर जी को पक्षपाती पद्धति से अन्यायपूर्वक बंदी बनाया। तब आपको भी कोई भी अपराध न होते हुए अन्यायपूर्वक बंधक बनाया गया। 2 वर्ष के उपरांत आप जमानत पर बाहर आए तथा अब आप इस प्रकरण से निर्दोष मुक्त हुए हैं। सीबीआई ने आपको बंधक बनाना यह आपके ऊपर अन्याय था ही, उसी के साथ उनके द्वारा होने वाली राष्ट्र धर्म की कार्य की भी क्षति हुई तथा आप और आपकी परिवार इस कठिन परिस्थितियों में भी डटा रहा और राष्ट्र एवं धर्म का कार्य करता रहा। आपके पिताजी पूजनीय विनय भावे जी, इन्होंने जीवन के अंत तक सनातन संस्था के माध्यम से राष्ट्र एवं धर्म का कार्य किया है। हम सभी भावे परिवार ने दिए हुए योगदान के प्रति अत्यंत कृतज्ञ हैं। आज आपकी निर्दोष मुक्तता का यह वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव सम्मान करता है एवं अभिनंदन भी करता है। ऐसे धर्मवीर और धर्मवीर अधिवक्ता योद्धा हमारे बीच उपस्थित है। उनका इस वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव में अब हम सम्मान करने वाले हैं। मैं राजा भैया से विनती करता हूं कि श्री विक्रम भावे जी का भी सम्मान करें। विक्रम भावे जी अपना मनोगत हमारे सामने व्यक्त करेंगे। श्री विक्रम भावे जी सनातन संस्था के मार्गदर्शनानुसार साधना करते हैं। निरपराध होकर भी आपको डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर के हत्या के आरोप में अरेस्ट किया गया था। 2 वर्ष उन्हें कारागार में रहना पड़ा। वहाँ पर वो रहे। जमानत पर मुक्त होने के बाद भी 3 साल वो पुणे में ही उनको रहना पड़ा। उसके बाद निर्दोष मुक्त हुए। आपने मालेगांव बॉम्ब विस्फोट के पीछे अदृश्य हाथ, यह मराठी तथा हिंदी भाषा में पुस्तक का लेखन कर मालेगांव बॉम्ब विस्फोट में छुपाए गए अनेक भीषण तथ्यों को उजागर किया है। इस सभागृह में विक्रम जी की धर्मपत्नी श्रीमती वैदेही भावे तथा उनकी पुत्री कुमारी इंद्रश्री भावे भी उपस्थित हैं। उनका भी हम स्वागत करते हैं। मैं विक्रम जी से विनती करता हूं कि वे अपना मनोगत हमारे सामने व्यक्त करें। धर्म संस्थापक भगवान श्री कृष्ण और सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले जी के चरणों में वंदन करता हूं। सम्माननीय व्यासपीठ और उपस्थित सभी धर्मवीर, आपको भी प्रणाम करता हूं। सबसे पहले जो सम्मान यहाँ किया गया उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं और वो सम्मान उन सभी धर्मवीरों को समर्पित करता हूं जो निरपराध होते हुए भी अलग अलग जेलों में सड़ रहे हैं। एक छोटी सी कहानी बतानी है आपको। मैं कहानी यह शब्द इसलिए उपयोग में ला रहा हूं क्योंकि एक थ्रिलर नोवेल या मूवी की कहानी लगे, ऐसी ही मेरी कहानी है। 25 मई 2019 को ये कहानी शुरू होती है। मुझे सीबीआई के नवी मुंबई ऑफिस में बुलाया गया। वहाँ जाने के बाद पता चला कि अधिवक्ता संजीव पुनालेकर जी को भी वहाँ बुलाया गया था। लगभग दोपहर के 12 बजे हम वहाँ पहुँचे। पहुँचते ही तुरंत हमें अलग अलग कमरे में बिठाया गया। शाम के 4 बजे तक कुछ हुआ नहीं था। 4 बजे सीबीआई का एक ऑफिसर है सुभाष रामरूप सिंह, SR सिंह करके, उसने मुझे उसके केबिन में बुलाया और उसने कहा कि आप जिनके साथ काम करते हैं वो एडवोकेट संजीव पुनालेकर जी को हम ऑलरेडी अरेस्ट कर चुके हैं
अब अगर आप उनके खिलाफ जैसा हम कहते हैं वैसी गवाही देंगे तो हम आपको छोड़ते हैं, नहीं तो फिर हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं। और उसने 2 कागज़ मेरे सामने रखे, ये स्टेटमेंट है, वो हमने लिखा है उनके खिलाफ, आप बस साइन करो और घर जाओ। नहीं साइन करते तो ये अरेस्ट मेमो है, इसके ऊपर साइन करो, आपको अरेस्ट कर देते। तो मैंने कहा मैं तो भाई हिंदू हूँ, मैं ईश्वर और ईश्वर का न्याय धर्म इसमें आस्था रखता हूँ। तो पुनालेकर जी तो मेरे सहकारी मित्र जैसे हैं, उनके खिलाफ क्या किसी और के खिलाफ भी मैं झूठी गवाही नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ का कानून मुझे छोड़ेगा लेकिन ऊपर का कानून मुझे नहीं छोड़ेगा। तो उन्होंने मुझे अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट मेमो बन गया। तो मैंने वो एसआर सुभाष रामरूप सिंह से पूछा कि भाई झूठी गवाही देने से इनकार किया इसलिए मुझे अरेस्ट किया, ये बात हम दोनों में है ना, कोर्ट में क्या बताएंगे, वहाँ तो लीगल पॉइंट चलते, वहाँ क्या बताओगे। तो उसने कहा कि एक इसी केस में शरद कलस्कर नाम का एक आरोपी है, उसका दूसरे राज्य के दूसरे केस में कन्फेशन है, उसके आधार पे हम आपको यहाँ अरेस्ट कर रहे हैं। अभी मैं उन्हीं के संजीव पुनालेकर जी के साथ ही काम कर रहा था, तो वो कन्फेशन क्या है और कौन से केस का है, कब का है, सब मुझे पता था। तो मैंने सुभाष रामरूप सिंह से पूछा कि भाई जिस कन्फेशन के आधार पे आप मुझे आज यहाँ अरेस्ट कर रहे हैं वो कन्फेशन सितंबर 2018 का है और आज 25 मई 2019 है, 8.5 महीने बाद आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, तो इतना विलंब क्यों? क्योंकि बीच के ये जो 8.5 महीने थे तो मैं देश के बाहर नहीं था, देश में ही था। इन 8.5 महीनों के अंतराल में कम से कम 25 बार मैं सुभाष रामरूप सिंह से कोर्ट में मिला था। 2 बार तो वो हमारे ऑफिस में आके चाय पी के गया, तब क्यों नहीं अरेस्ट किया, अभी क्यों? तो उसने कहा तू कौन है बे पूछने वाला, और तेरे जैसे एक हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता के सवाल का जवाब देने के लिए मैं बाध्य नहीं हूँ। तो मैंने कहा ठीक है भाई, हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता के सवाल को जवाब देने के लिए सीबीआई बाध्य नहीं है, लेकिन कोर्ट तो पूछेगी, कोर्ट में तो जवाब दोगे। तो ये कहता है कि विक्रम भावे को अरेस्ट करने में 8.5 महीनों का विलंब क्यों हुआ, ये सवाल सुभाष रामरूप सिंह को पूछने वाला कोर्ट अभी तक जन्मा नहीं है। मैंने कहा ठीक है, अभी ये वल्गना कर रहा है, कल जब हमें कोर्ट में खड़े करेंगे तब देख लेंगे। बड़े दुर्भाग्यता से कहना पड़ रहा है कि उसकी वल्गना सच हुई। 25 मई 2019 को मुझे अरेस्ट करते समय सुभाष रामरूप सिंह ने जो वल्गना की थी, 31 दिसंबर 2022 को रिटायर हुआ, उस दिन तक 3.5 साल तक इस देश के किसी भी कोर्ट ने सवाल नहीं पूछा। और उसके बाद और दुर्भाग्यतापूर्ण बात यह है कि जजमेंट के दिन तक किसी कोर्ट ने ये सवाल नहीं पूछा। जजमेंट में भी 170 पन्ने का जजमेंट है, उसमें एक सिंगल लाइन भी नहीं है इसके बारे में। अभी जो सबूत है उसकी क्या लेवल है मैं बताता हूँ। अगर मैं आज मराठी में भाषण करता तो मैं लेवल की जगह लायकी ये शब्द उपयोग में लाता। ये जो चार्जशीट फाइल किया गया उसमें एक 2 पन्ने जोड़े थे, उसका टाइटल था फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। उसमें 2 मोबाइल नंबर दिए गए थे और उसके आगे लिखा था कि दीज 2 नंबर्स वेयर इन यूज़ ऑफ विक्रम भावे एंड वेयर लोकेटेड नियर बाय क्राइम सीन एज पर CDR एनालिसिस। तो मैंने जब बेल एप्लीकेशन किया तो वो CDR एनालिसिस का दाखला देके उसको बार बार विरोध किया गया, मेरा बेल रिजेक्ट किया गया। केस के जजमेंट के दिन तक जिस CDR एनालिसिस का रेफरेंस बार बार दिया गया वो अंत तक रिकॉर्ड पे नहीं आया। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था उसको क्रॉस एग्जामिनेशन में मेरे अधिवक्ता आदरणीय प्रकाश जी थे, उन्होंने पूछा कि भाई गत 5 सालों से जिस CDR एनालिसिस को आप बार बार उछाल रहे हैं वो है कहाँ? तो उसने बड़ी निर्लज्जता से कहा कि मेरे हाथ में वो आज तक नहीं है, बस वो कही सुनी बात थी। और उस कही सुनी बात जो वो कागज़ पे लिखता गया, कोर्ट सुनता गया, मेरा बेल रिजेक्ट होता गया। उससे भी बड़ी दुर्भाग्यतापूर्ण बात यह है कि मेरा बेल रिजेक्ट करते समय पुणे के डिस्ट्रिक्ट सेशंस कोर्ट ने ये कारण लिखा कि विक्रम भावे को पहले टेरर चार्जेस में सजा हुई है, इसलिए मैं अभी जमानत नहीं दे सकता, जो कि 100% झूठी बात है। टेरर चार्जेस में मुझे कभी दंड सजा ही नहीं हुई थी, फिर भी ये लिखा गया
मुझे वो ऑर्डर चैलेंज करना पड़ा। आदरणीय उपाध्याय सर जी मेरे हाईकोर्ट में अधिवक्ता थे और ये सब बातें उन्होंने हाईकोर्ट के सामने रखी, तब जाके मुझे हाईकोर्ट ने जमानत दी। लेकिन सवाल ये आता है कि जब डिस्ट्रिक्ट सेशंस कोर्ट झूठा कारण देके मेरा बेल रिजेक्ट करता है, मैं उसको चैलेंज करता हूँ और हाईकोर्ट बेल देती है, बीच में जो 1.5 साल मैं अंदर रहा तो उसका जिम्मेदार कौन है? लेकिन इसका सवाल किसी भी व्यवस्था के पास नहीं। ये सब कहानी आपसे शेयर करने का उद्देश्य इतना ही है कि आज किसी विक्रम भावे के साथ हुआ, कल हम में से किसी एक के साथ ये हो सकता है। तो यही समय है, एक हिंदू के रूप में संगठित होंगे तो ही ये बातें रुक सकती है। अंत में इतना ही कहूँगा कि मैं एक हिंदू हूँ, ईश्वर और धर्म को मानने वाला हूँ, भगवान श्री कृष्ण और भगवत गीता के उपदेश को मानता हूँ और इसीलिए मैं प्रारब्धवादी नहीं हूँ, मैं क्रियामाणवादी हूँ। और मेरे हिसाब से पुणे सेशन कोर्ट में सिर्फ निर्णय मिला है, न्याय नहीं मिला है और उसके लिए हम प्रयास करेंगे। इतना ही कह के मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंदू राष्ट्र। बंधुओं, विक्रम भावे जी ने अपना मनोगत हमारे समक्ष रखा। एक बात मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, जब वो इस केस में, उनको झूठे केस में फंसाया गया था और वो जेल में थे, उस समय में उनके पिताजी का देहांत हुआ। वो अकेले हैं, उन्हें ही सारी विधि पूर्ण करनी थी, परंतु वो अपने पिता के अंतिम दर्शन के लिए भी या अंतिम विधि के लिए भी जा नहीं पाए थे। ये वर्तमान न्याय व्यवस्था के कारण यह स्थिति निर्माण हुई। तो इस प्रकार के हिंदुत्ववादियों को कितनी सारी बातें सहन करनी पड़ती है। जो धर्म का कार्य करता है उसको अनेक संकटों से गुजरना पड़ता है, परंतु भगवान का आशीर्वाद उनके साथ है और इसलिए वो आज हमारे बीच, आज निर्दोष यहाँ पर उपस्थित है। आज उन्होंने जो त्याग किया है उसका फल तो उनको अवश्य मिलेगा, क्योंकि भगवान का ध्यान उनके पास है। ऐसे धर्म योद्धा हमारे बीच है, इसलिए हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। इस सत्र में आगे बढ़ते हुए जो इन धर्मवीर योद्धा अधिवक्ताओं ने योगदान दिया है, तो इनका सम्मान कर्नाटक के प्रखर हिंदुत्वनिष्ठ अधिवक्ता अमृतेश NP जी यहाँ पर इस अधिवेशन में करने वाले हैं। मैं अधिवक्ता अमृतेश NP जी इन्हें व्यासपीठ पर आमंत्रित करता हूँ। अब श्री विक्रम भावे जी का आप सम्मान करेंगे। मैं उनसे विनती करता हूँ कि विक्रम जी का सम्मान करें।